हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसमें सबसे पहले हम मुख्य बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहला है संख्या। संख्या किसे कहते हैं, देखते हैं अपन। तो दो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। संख्या सारी एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं होती हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा संख्याओं के प्रकार। तो इसमें संख्याओं के प्रकार, तो अब हम देखेंगे संख्याओं के कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। जिसमें सबसे पहली संख्या है प्राकृत संख्या। संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले प्राकृत संख्या है, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? एक से अनंत तक की सभी संख्या प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसको प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे एन से प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है या दर्शाया जाता है। एन मतलब नेचुरल नंबर, ध्यान रखिएगा, एन मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं, एन मतलब नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या क्या बोला है उसने कि एक से अनंत तक की सभी संख्या, मतलब जितनी भी एक से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं जो हैं वो सारी संख्याएं प्राकृत संख्या में आती हैं। तो एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर ऐसे जितनी भी संख्या है वो अनंत तक आती हैं। ये सभी संख्या एक से लेकर अनंत तक की जितनी भी जो संख्या हैं वो सारी संख्या प्राकृत संख्या में आती है। ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा दूसरा है हमारा पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, इसको इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है, पूर्ण संख्या को। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, 0 से तो 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, जिसे W से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ W क्या है? W मतलब होता है होल नंबर, जिसको हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं और इंग्लिश में अपन होल नंबर कहते हैं। तो इसका उदाहरण है, क्या बोला है परिभाषा में कि 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं, मतलब जितनी भी जो पूर्ण संख्या है वो 0 से लेकर अनंत तक रहेंगी। प्राकृत संख्या में क्या किया था, यहाँ पर 0 नहीं था, मतलब प्राकृत संख्याएं जो हैं वो 1 से शुरू हो रही थी, और ये जो पूर्ण संख्या हैं वो 0 से स्टार्ट हो रही हैं। बस इसमें यही अंतर है कि प्राकृत संख्या जो है उसमें 0 नहीं रहेगा और पूर्ण संख्या में 0 रहेगा। मतलब प्राकृत पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होगी। तो क्या क्या है इसमें फिर, 0, 1, 2, 3, ऐसे मतलब 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर अनंत तक की जितनी भी जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में आएंगी। फिर इसके बाद है तीसरा है पूर्णांक संख्या।
यानी इंटीजर नंबर, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखते हैं। सभी तो देखो, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं कि सभी धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, जैसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। अभी क्या हो रहा था कि प्राकृत संख्या में संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 1 से अनंत तक। फिर उसके बाद था पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रही थी, 0 से लेकर अनंत तक, 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर अब हमारी आती है तीसरी संख्या, कौन सी है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में जितनी भी धनात्मक वाली संख्या है, ऋणात्मक वाली संख्या है और शून्य जो है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो उदाहरण में देखते हैं अपन पूर्णांक संख्याएं। पहले बोला है ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य संख्या। तो ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, फिर चलती जाएंगी वो 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। तो देखिए, ये जो ऋण 1 है वो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या है, और इसमें जो ऋण 3 है वो छोटी पूर्णांक संख्या। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऋणात्मक जो संख्या रहती हैं उसमें जो सबसे जो छोटी संख्या रहती है वो ऋण की, वो सबसे बड़ी रहेगी, और सबसे जो बड़ी संख्या है ऋण की, वो सबसे छोटी संख्या रहेगी। लेकिन धनात्मक में सीधा सीधा है कि जो 1 है वो सबसे छोटा रहेगा, और जो बड़ी संख्या रहेगी वो बड़ी ही रहेगी, और शून्य पर रहेगा ही। ठीक है। तो चौथी अब हमारी संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्या जिसमें केवल एक बार स्वयं की संख्या का भाग जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण देख लेते हैं इसका, जैसे 2, 3, 5 और 7। तो ये कैसे आया? देखिए, इसमें क्या बोला है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिसमें केवल एक बार स्वयं की संख्या का भाग जाता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7। तो देखिए, इसमें क्या बोला है, याद रखना। क्या बोला परिभाषा में? एक और स्वयं की संख्या का भाग जाता है। मतलब ये 2 है तो 2 में किस किस का भाग जा सकता है? 2 में 1 का चला जाएगा और 2 का चला जाएगा, बस। तो हो गया ना कि एक और स्वयं से, मतलब जिस भी संख्या में 1 से भाग चला जाए और उसी संख्या से भाग चला जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे 3 है तो 3 में 1 का भाग चला जाएगा और 3 का भाग चला जाएगा, ठीक ना। 5 है तो 5 में भी 1 का भाग चला जाएगा और 5 का भाग चला जाएगा, मतलब 1 से भाग जाए और जो संख्या है उसी से भाग चला जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। 7 है तो 7 में किस किस का भाग जाएगा? 1 का जाएगा और 7 से ही जाएगा, तो ऐसा है। फिर अगला है हमारा 5वां है सह अभाज्य संख्याएं। तो सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? संख्याओं का एक ऐसा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, जिसका केवल एक HCF मतलब होता है महत्तम समापवर्त होता है, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। फिर अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं?
देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो बेसंख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्या का भाग चला जाता है, मतलब बेसंख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्या का क्या चला जाता है, भाग चला जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखते हैं उदाहरण में क्या दिया है, 4। तो 4 का भाग मतलब किस किस संख्या से जा सकता है? 2 से जा सकता है, 4 से भी जा सकता है। तो हुआ ना 2 या 2 से अधिक, मतलब जिस भी संख्या का भाग 2 या 2 से अधिक संख्याओं से जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो 4 का भाग 2 से भी जा सकता है और 4 से भी जा सकता है। ऐसे 6 है तो 6 का भाग 2 से जा सकता है, 3 से जा सकता है और 6 से जा सकता है। और 8 का 2 से भी जा सकता है, 4 से भी जा सकता है और 8 से भी जा सकता है। ऐसा ही अब 9 है तो 9 का 3 से चला जाएगा और 9 से चला जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। फिर अगला है परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, p/q मतलब जितनी भी बटे वाली जो संख्याएं हैं जो p/q के रूप में होती हैं वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जितनी भी बटी वाली जो संख्या हैं चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 3/2, 5/2, 7/11, ये धनात्मक संख्याएं। अब ऋणात्मक संख्या देख लेते हैं, ऋण 1/2, ऋण 6/3, ऋण 8/4। जितनी भी जो धनात्मक संख्या हैं और ऋणात्मक संख्या हैं बटे वाली, वो सारी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन अब इसमें क्या बोला है? जहाँ q 0 हो, कि मतलब q 0 के बराबर ना हो, मतलब जो नीचे ये p कहलाए और जिसमें मतलब देखिए इसमें जैसे 3/2 है तो इसमें जो 3 है वो p है और ये 2 है वो q है। तो इसमें क्या बोला है कि q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये नीचे वाली संख्या है, हर की जो संख्या वो 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि देखिए जैसे अपन ने लिखा 3/0, तो किसी संख्या के बटे 0 जब भी आता है तो वो अनंत हो जाता है, मतलब किसी संख्या के बटे 0 अनंत होता है। तो ये कोई संख्या नहीं है, इसीलिए क्या बोला है उसने कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर किसी संख्या के बटे 0 आएगा तो वो अनंत हो जाएगा। तो ये परिमेय अनंत जो है वो परिमेय संख्या में नहीं आता है। तो परिमेय संख्या में क्या क्या आता है? जितनी भी बटी वाली धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्याएं, वो क्या आती हैं? काय में आती हैं? वो परिमेय संख्या में। लेकिन अगर किसी संख्या के बटे 0 होगा तो क्या आएगा? अनंत आएगा, जो एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, 8वीं संख्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो p संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो p/q के रूप में जिन संख्या को नहीं लिखा जाता उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण में क्या दिया? वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 7। तो ये अपरिमेय संख्या कैसे हुई? तो देखिए 2 का क्या वर्ग निकलेगा? नहीं निकलेगा। 3 का भी नहीं निकलेगा, 5 का भी नहीं निकलेगा और 7 का भी नहीं निकलेगा। तो जिन करनी के अंदर जो भी संख्याएं रहती हैं यदि उनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर होता वर्गमूल 4 तो इसका वर्ग निकालिए, तो इसका वर्ग क्या होता? 4 का वर्गमूल निकालो तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो क्या आया? 2 × 2 मतलब 2। तो करनी से 2 बाहर आ गया, तो मतलब ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर करनी भी नहीं लगी और इसका वर्ग भी निकल गया। तो 2 और किसी संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं रहती, मतलब उसका है 1, तो 2/1। तो ये क्या होगा? ये एक परिमेय संख्या, मतलब p/q के रूप में हो गई ये संख्या। तो ऐसा है।
मतलब करनी के अंदर जो भी जो संख्याएं हैं, यदि उनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है तो वो अपरिमेय संख्या है, और यदि उनका पूर्ण वर्ग निकल जाता है तो वो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अगली संख्या है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी परिमेय संख्याएं जो अभी अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे 8 से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी तक अपन ने जितनी भी परिमेय संख्या देखी, अपरिमेय संख्या देखी, उनके जो समूह हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे 8 से व्यक्त करते हैं। आर मतलब होता है रियल नंबर। अगली संख्या है महत्तम समापवर्त। तो महत्तम समापवर्त किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, उसे दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्त कहते हैं। जैसे 4 और 8 का महत्तम समापवर्त 4 है, 12 और 4 का महत्तम समापवर्त 4 है, 2, 3, 5 का महत्तम समापवर्त 1 है, 5, 15, 25, 40 का महत्तम समापवर्त 5 है। तो इसको समझ लेते हैं पहले। आइए, सबसे पहले क्या दिया है अपन को? 4 और 8। तो पहले 4 का निकाल लेते हैं वर्गमूल। क्या निकलेगा इसका? 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 8 का निकाल लेते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 4 का क्या क्या निकला? 2 × 2, और 8 का क्या निकला? 2 × 2 × 2। तो देखते हैं दोनों में जो भी संख्याएं कॉमन है, क्या क्या कॉमन इनमें? इनमें ये कॉमन है और ये कॉमन है। तो महत्तम समापवर्त में ऐसा होता है, इनमें जो भी जो संख्या है वो कॉमन है, उनके एक ही गुणनखंड को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे इसमें इन दोनों में ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो इसमें से इन दोनों में से एक निकाल लिया कॉमन, फिर इंटू, फिर इन दोनों में से एक निकाल लिया कॉमन ये, और बाकी जितनी संख्या है जो बचती हैं उनको छोड़ देते हैं। तो इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। तो हमारे जो महत्तम समापवर्त की जो संख्या है वो 4 आई। ऐसे इसमें देख लेते हैं 12 में और 4 में। 12 में 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या हैं? 2 × 2 × 3, और 4 के गुणनखंड क्या हैं? 2 × 2। इनमें कॉमन क्या क्या है पहले ये देखते हैं। तो इन दोनों में 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक बाहर आ गया, एक कॉमन निकल गया गुणनखंड, इन दोनों में से एक गुणनखंड कॉमन निकल गया, और बाकी के जो बचते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो इसका भी कितना आया महत्तम समापवर्त? 4 आया। ठीक है, अब ऐसे समझ गए आप लोग? ऐसे इनके करना है। जैसे ये 2 है, 2 का मतलब 2 का गुणनखंड, 2 का वर्गमूल क्या होगा? 1 ही होगा। 3 का भी वर्गमूल 1 होगा, 5 का भी वर्गमूल 1 ही होगा। इसलिए तीनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, इसलिए इसका वर्गमूल क्या आया? सॉरी, महत्तम समापवर्त क्या आया? 1 आया। अब इन तीनों में देखना आप, इन तीनों को बता देते हैं आपको। देखिए, जैसे इसमें दिया है 15, 25 और 40 का, तो 5 तिरी 15, 3 एकम 3, 5 25, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 2 चौके 8, 2 दूनी 4,
2 एकम 2। तो इसके गुणनखंड क्या क्या आए हैं? 15 के क्या क्या आए हैं? 5 और 3। 25 के क्या क्या हैं? 5 × 5। और 40 के हैं 5 × 2 × 2 × 2। तो ये देखना है कि इन तीनों में कौन से गुणनखंड कॉमन है। तो इन तीनों में देखिए कॉमन क्या है? 5 ही है ना। तो इसीलिए इसका गुणनखंड कितना आया अपना? इसका महत्तम सामर्थ्य कितना आया? 5 आया। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? अगली संख्या हमारी है लघुत्तम समावर्त। इसको एलसीएम भी बोलते हैं। तो लघुत्तम समावर्त किसे कहते हैं? वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या है जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। उदाहरण में देखते हैं 4/6 का एलसीएम कितना है? 12 है। क्यों है? क्योंकि 12 वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या है जो 4/6 दोनों से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। विभाजित मतलब होता है इसमें जिसमें 4/6 का दोनों का भाग चला जाए, उसे क्या कहते हैं? लघुत्तम समावर्त। जैसे इधर देख लेते हैं अपन 4 और जो 6 है, तो लघुत्तम समावर्त कैसे निकालते हैं? 4 और जो 6 है वो किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में भी आता है 4, और 4 के पहाड़े में भी आता है, और 6 3 के पहाड़े में भी आता है, और 2 के पहाड़े में भी। तो हमको ऐसी संख्या से इसको भाग देना है जिससे ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो ऐसी कौन संख्या है? ऐसी संख्या है 2। तो 2 के पहाड़े में 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो इसमें इसका भाग चला जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब ऐसी संख्या लेंगे जिसका क्या कहते हैं? दोनों में भाग चला जाए। तो देखिए यहाँ पर ऐसी कोई एक संख्या नहीं ले सकती जिसका दोनों में चला जाए। तो यहाँ पर अपन कोई एक संख्या लेते हैं। तो पहले 2 है तो 2 को ले लेते हैं, तो 2 ले लिया, तो 2 एकम 2, और इसका इसमें नहीं जाएगा इसलिए 3 का 3 लिख लेंगे। फिर अपना क्या है? ये तो 1 आ गया, बचा क्या अपना 3, तो 3 ही से जाएगा। ये तो 3 एकम 3 आ गया 1 1। तो क्या आया अपना लघुत्तम समावर्त? क्या आया? 2 × 2 × 3। लघुत्तम समावर्त गुणनखंड ये निकले। तो इनका गुणा कर देंगे आपस में, 2 दूनी 4, 4 4 3 12। तो क्या निकला लघुत्तम समावर्त? 12। ठीक है।